हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि मेरा होगा रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 होता है, जिसमें हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि बीसू निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए, बीसू अगर मनाया जाता है तो बीसू निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए, केरल का जो है प्रसिद्ध त्यौहार बीसू है, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1911 में किंग जॉर्ज के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने का निर्णय की घोषणा की गई थी। तो देखते हैं इसके बारे में कि कौन क्या बोलना चाह रहा है इसका क्वेश्चन। कि देखिए, 12 दिसंबर 1911 के जो है इसका जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस टाइम जो है वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे वायसराय थे। और 1905 के बंगाल विभाजन की रद्द की घोषणा जो था 12 दिसंबर 1911 को जब जॉर्ज पंचम आए थे और दिल्ली में जो हुआ था दरबार का आयोजन किया गया था। और कलकत्ता वाले जो 1905 बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया था। और जॉर्ज पंचम के साथ जो था जॉर्ज पंचम के साथ आई थी कौन, एक क्वीन मैरी थी। क्वीन मैरी जो थी जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो थी उनके साथ आई थी। और 12 दिसंबर 1911 इस डेट को याद कीजिएगा। उस टाइम जो भारत के वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था भारत के वायसराय था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तारामंडल उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, तारामंडल उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है तो 2 ग्रेट बियर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलना क्या चाह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है, जी दिया गया है, कैपिटल जी दिया गया है, स्मॉल जी दिया गया है, पृथ्वी की त्रिज्या दिया गया है। तो देखिए, इसका जी के मान ज्ञात करने के लिए कि स्मॉल जी इक्वल टू एक फार्मूला होता है कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैपिटल के स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया और आर स्क्वायर हो जाएगा आपका पृथ्वी का त्रिज्या। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए कौन कौन से चीज़ों की जरूरत होता है। तो स्मॉल जी की भी ज़रूरत हो जाएगा पृथ्वी के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, कैपिटल जी की ज़रूरत हो जाएगा, उसके बाद उसका रेडियस की ज़रूरत पड़ जाएगा। तो देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा 5.99 × 10⁻24 kg जो हो जाएगा आपका पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा। और यही जी का मान देखेंगे, कैपिटल जी का मान हो जाएगा आपका, कैपिटल जी का मान हो जाता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर जो होता है। इसका वैल्यू जो होता है 9.8। तो इसमें किसका हो जाएगा आंसर, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, 1 2 3 तीनों का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा हो जाता है। तो कौन सा पूछ रहे हैं, अवतल दर्पण पूछा गया। अवतल दर्पण में अगर आभासी प्रतिबिंब कब बनता है और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है। तो देखिए, जब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को जो है फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण और फोकस मतलब ध्रुव के मध्य रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बोलना क्या चाह रहा है कि एक जो है 2.5 kg की गेंद का व्यास जो है 1.25 kg एल्युमिनियम की गेंद के जितना है। इन दोनों को एक चट्टान से गिराया जाता है, मतलब कि एक हाइट से गिराया जाता है। उसके ज़मीन से गिरने से ठीक पहले जो है उसका क्या समान हो जाएगा। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा काट दीजिए और गतिज ऊर्जा काट दीजिए।
स्थिति ऊर्जा जो जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट जो है कम जाएगा। और गतिज ऊर्जा भी काट दीजिए। संवेग देखिए, संवेग संरक्षण की बात करता है तो इसको भी काट दीजिए। तो इसमें जो है समान हो जाएगा कौन सा, तो त्वरण जो हो जाएगा इसका समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 17 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धोने वाला सोडा जो है किसके नाम से प्रचलित होता है। तो देखिए धोने वाला सोडा जो है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3N2 10H2O जो होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। अब पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का होता है MgOH ट्वाइस जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि धोने वाला सोडा किसका, कि धोने वाला सोडा जो हो जाएगा आपका किसका प्रचलित नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक यौगिक दिया गया है C6H22 के अनुभार ज्ञात करना है। तो देखिए अनुभार ज्ञात करने के लिए पहले C60 दिया गया है। तो C60 दिया है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो 12 होता है। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखेंगे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए पहले। तो कार्बन कितना है 60 है, तो 60 × 12 प्लस देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना दिया गया है, तो हाइड्रोजन का दिया गया है आपका हाइड्रोजन 122 दिया गया है 122। तो 122 × 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 × 6 = 72 170 और 122 कितना हो गया 2 हो गया 4 हो गया 8 842 जो हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 842 जो हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अब यही आणविक द्रव्यमान में देखेंगे कि एक AMU इक्वल टू क्या होता है। तो एक AMU इक्वल टू होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। वही अगर बात करते हैं 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है। तो इसमें कौन सा आंसर पूछा गया है ग्राम में, तो ग्राम से गुना करेंगे 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम से गुना करेंगे। जब ग्राम से हम इसको गुना करेंगे तो इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करने के बाद 1.4 × 10⁻⁻21 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोलना चाह रहा है कि भारतीय वित्त आयोग की स्थापना के तहत की गई है। तो देखिए भारतीय वित्त आयोग की स्थापना जो है आर्टिकल नंबर 280 से संबंधित है। अभी वित्त आयोग की स्थापना 16वें वित्त आयोग की स्थापना किया गया है, जिसका अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। दिसंबर में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसके अध्यक्ष जो कौन हो जाएंगे 16वें वित्त आयोग का, तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। वही अगर बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 288 किससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 288 की बात करते हैं तो यह जो है जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधानों के कुछ दशाओं के छूट का प्रावधान किया गया है। और वही आर्टिकल नंबर 265 में केंद्र व राज्य के मध्य जो है विधि के प्राधिकार के लिए बिना करों का निर्धारण न किए जाने के संबंध में है। और वही अगर बात करते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को जो है 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखेंगे वित्त आयोग का जब गठन किया जाता है तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके साथ साथ जो होता है 4 मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष के साथ साथ जो होता है 4 अन्य मेंबर होते हैं। और उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के दिशा अनुसार होता है। वित्त आयोग के गठन जो होता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग जो है एक प्रकार का अर्धन्यायिक संस्था है और एवं सलाहकारी संस्था है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि संस्थाल नामक जनजाति समूह के बगावत कर दिया गया था। तो संस्थाल नामक जनजाति हो जाएगा 1855 में। सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ में, तो बंगाल में। कहाँ में किया गया था, तो बंगाल में। संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता दमने को ही संस्थाल प्रांगण भागलपुर के राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में थे। तो भागलपुर मतलब कि बिहार के आसपास की जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन 27 क्या बोलना चाह रहा है,
27 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन जो है सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 में किया गया था। कहाँ में, तो नेपाल के राजधानी काठमांडू में किया गया था। और इंडिया जो है इंडिया जो है 1987 में जो है भारत में दक्षिण एशियाई खेल किया गया था। वही 2025 की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं तो 2025 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन जो है पाकिस्तान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्या बोलना चाह रहा है, 34 क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने किया था। तो देखिए, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो हेनरी बैक्यूएल के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन दिया गया 35 नंबर कि यदि किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान, तो देखिए द्रव्यमान देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान m दिया गया है। और क्या बोला गया, उस तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितना दिया गया, तो प्रोटॉन की संख्या पर मतलब कि परमाणु के प्रोटॉन की संख्या दिया गया है p, तथा उस परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। एक फार्मूला है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू होता है द्रव्यमान संख्या। तो इसमें पूछा गया है न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा दीजिए, न्यूट्रॉन संख्या मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार जो है संतुलित होता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण जो है किस नियम के अनुसार, तो रासायनिक समीकरण जब भी हम समीकरण को करेंगे संतुलित तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 बोला गया है कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाने वाला कौन हो जाएगा, एडेनिन और ग्वानिन हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसको, डीएनए को। और जो होता है डीएनए और आरएनए में दोनों में पाया जाता है कौन सा, तो एडेनिन और ग्वानिन जो है दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक माध्यम का अपवर्तनांक जो है √3 दिया गया है, निश्चित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, एक होता है अपवर्तनांक इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर जो होता है फॉर्मूला होता है। अब इसके अनुसार देखते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए कि क्या बोलना चाह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया गया था। अपवर्तनांक इक्वल टू कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। जब अपवर्तनांक इक्वल टू √3 दिया गया है तो आपतन कोण का जया, देखिए ये आपतन कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का जया जो है परावर्तन कोण के जया का √3 गुना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने थाईलैंड के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू किया था। तो देखिए, थाईलैंड बोला गया, थाईलैंड सेना के साथ जो है जुलाई 2024 में कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था, तो मैत्री शुरू किया गया है। साइक्लोन जो है मिस्र के साथ शुरू किया गया है। और खंजर आप देख सकते हैं, तो खंजर किर्गिस्तान के साथ शुरू किया गया है। और होपेक्स आपका लगता है सऊदी अरब के आसपास, सऊदी अरब UAE के साथ किया गया है होपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, तरंग शक्ति, इसका आंसर जो हो जाएगा 44 का ये हो जाएगा। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का पहला चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा, जो कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 52 एक प्रकार का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। तो इस तरह से दो जो हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा, एक जो हो जाएगा आपका पैरेलल में हो जाएगा। तो 2 श्रेणी क्रम में देखेंगे तो R1 इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। जब देखते हैं 2 गो तो 4 हो गए यहाँ पे, 2 ओम के लिए 2 और 2 4। वही पूछा गया है 2 पैरेलल में हो जाएगा। तब पैरेलल में होता है कौन सा, तो R इक्विवेलेंट 1/R हो जाता है, 1/4 प्लस 1/2। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका
इसको कैलकुलेट करने पे हो जाएगा आपका 3/4। जब 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइए, V बराबर IR। तो V का मान दिया गया है 2 और यहाँ पे R का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया गया है 2। देखिए यहाँ पे V का मान 2 दिया गया है, R का मान हो जाएगा आपका I निकालना है, यहाँ पे करंट को निकालना है। तो R का मान हो जाएगा 4 और 4 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो वो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 कितना हो जाएगा, 1/5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/5 एम्पियर इसका जो है आंसर आ जाएगा, 1/5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए रंगीन कांच बनाने के लिए कभी भी हम प्रयुक्त करते हैं तो संक्रमण धातुओं के जो ऑक्साइड जो होते हैं, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड के साथ ही हमके रंगीन कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो देखिए ये सही हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया के दौरान जो होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। देखते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। 54 नंबर का क्या बोला गया है कि अवकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है किस में, तो अपचयन अभिक्रिया में जो है, अपचयन अभिक्रिया के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है और हो जाएगा आपका कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में जो होता है बढ़ोतरी हो जाती है और विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में जो होती है कमी हो जाती है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण, अवकरण का। और ऑक्सीकरण में देखेंगे तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है और तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन को भी त्याग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है, 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर को नियंत्रित करता है। तो देखिए ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रण करने वाला अग्नाशय थायराइड नहीं हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड भी नहीं हो जाएगा, पैराथायराइड भी नहीं हो जाएगा। तो अग्नाशय के द्वारा जो है नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। तो हाईएस्ट प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा। सुपर कंडक्टर थे तो पूरी तरह गलत हो गया। चालक जब कंडक्टर है, इसमें जब कंडक्टर है तो इसमें प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोधक, तो देखिए इसको रजिस्टर को भी हटा दीजिए। तब विद्युत रोधी जो इंसुलेटर जो हो जाएगा उसमें हाईएस्ट प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो होता है विद्युत धारा पार नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 62, हाँ 62 हो जाएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच की बात करते हैं तो मनोलो मार्केज जो हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का खिताब रिया सिंघा ने जीता, वह जो है इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध हो जाएगा गुजरात से और इसका जो है कहाँ में आयोजित किया गया था, तो राजस्थान के राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया था। राजस्थान के राजधानी जयपुर में जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है 71 नंबर कि प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यही जो है प्रेशर कुकर में यूज किया जाता है। तो कि प्रेशर कुकर जो है किस सिद्धांत पे काम करती है, तो दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान किया जाता है। मतलब कि जैसे ही दाब आपका बढ़ेगा, दाब जब आपका बढ़ेगा तब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वहाँ पे वही जो है दिया गया है क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए के अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो डीएनए के अनुक्रम में जब जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे एनोटेशन बोला जाता है। एनोटेशन इसको बोला जाता है। जीन का सबसे पहले संश्लेषण जो थे 1953 में किया गया था और किनके द्वारा किया गया था, जेम्स
जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है डीएनए के आणविक संरचना की पहचान किया गया था वर्ष 1953 में। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा इनकी खोज के लिए इनको जो है 1962 में जो है नोबेल भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्थैतिक तरंग की दो क्रमागत नोड्स एवं प्रति नोड्स के बीच की दूरी जो होता है 0.75 मीटर दिया गया है, तो तरंग का वेग ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप विदाउट डायग्राम हम इसमें समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, एक हो जाएगा आपका, एक यहाँ गया, एक इस तरह से और एक इस तरह से गया। तो इसमें बोला गया है क्या कि नोड और प्रति नोड, यहाँ हो गया एक और एक यहाँ हो गया, तो ये दोनों के बीच की दूरी जो दिया गया है, ये यहाँ एक ये बोल दीजिए इस तरह से। तो एक नोड हो गया, एक हो जाएगा आपका प्रति नोड। और तरंगदैर्घ्य इक्वल टू क्या होता है, दो श्रृंग और गर्तों के बीच की दूरी। तो ये जो हो जाएगा दो श्रृंग और गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन दिया गया है, एक दिया गया है, एन दिया गया है, एक एक्स दिया गया था, एक्स का वैल्यू दिया गया था। दो श्रृंग और गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो ये श्रृंग हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। तो एक हो गया प्रति नोड, एक हो जाएगा आपका नोड। तो देखिए, नोड का वैल्यू दिया गया है, एक्स का वैल्यू दिया गया है। जब एक्स का वैल्यू दिया गया है तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, एक्स इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ पे हम, एक्स इक्वल टू हम देख सकते हैं λ/2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पूरा का लेंथ लेमडा बोलेंगे, एक्स का वैल्यू दिया गया तो λ/2 आधा हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 2x। तो देखिए, एक्स का वैल्यू दिया गया है, एक्स का वैल्यू इसमें कितना दिया गया है, तो 7.5 दिया गया है। तो 2 × 7.2 × 7.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। और जब 1.5 मीटर दिया गया है तो v बराबर n लेमडा के थ्रू हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात क्या करना है, हमको v ही ज्ञात करना है, हमको भी नहीं, हमको इसको ज्ञात करना है। तो भी दिया गया है आपका 300 मीटर पर सेकेंड। तो 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई देखेंगे 1.5 हो जाएगा। तो इसका HZ की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 यहाँ पे HZ इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो क्या बोला है कि दो यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 74 का ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऊर्जा एक भौतिक नहीं है, सत्य नहीं है। ऊर्जा के दौरान निर्गित रूपांतरण के दौरान जो है निर्गित ऊर्जा निर्वात में जाती है, तो यही हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ऊर्जा के कोई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है। तो सही बात है, ऊर्जा को कुछ रूपों में संग्रहित किया जाता है। जैसे कि आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसमें जो है संग्रहित किया जाता है और उसको जो है मेजरमेंट भी किया जाता है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता को कहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। ऊर्जा एक भौतिक पदार्थ नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा कि रूपांतरण के दौरान जो है निर्गित ऊर्जा जो है निर्वात में जाती है। तो यही जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसका। तो 75 का हो जाएगा आपका बी। इसी तरह से जो है पूरा जो है समाप्त होता है। 75 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। और आपका एग्जाम जो है 25 तारीख से है, तो जो आप इसको जो है एक बार ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि आपको बेनिफिट होगा अगर आपको देख करके जाते हैं तो। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और उससे जुड़िए। थैंक यू।